नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर जो 1 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है, इसके बारे में हम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है ये जूलॉजी और बॉटनी के अंदर भी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का टॉपिक है और वो हमने पढ़ रखा है। दिस इज़ द टॉपिक जो कंबाइन है हमारा जूलॉजी बॉटनी, उसके अंदर कंबाइन है क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो बायो की बुक है 12th क्लास की, उसके अंदर भी फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि जूलॉजी और बॉटनी में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम आज इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है और ये कंबाइन है जूलॉजी और बॉटनी से, क्योंकि ये बायो पढ़ रहे हैं हम, इसलिए ये कंबाइन टॉपिक आ रहा है हमारे पास। या फिर हम कह सकते हैं कि क्लास 11th का रिवीजन कर रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन ऑन ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ द रिवीजन ऑफ द 11th क्लास। तो चलिए हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारा पार्ट 1 है, इसके अंदर मैं फोकस करूँगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके ऊपर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर हम पढ़ेंगे। अब आप कहोगे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ रखा है क्लास 11th के अंदर, लेकिन हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बायो का चैप्टर जो 1 है, उसके अंदर हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन यंग वंस ऑफ देयर काइंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यहाँ पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि हमारी जनरेशन यानी खुद की जनरेशन बढ़ाना, अपनी प्रजननी बढ़ाना, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। बिल्कुल ईजी है। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अपनी प्रजननी आगे बढ़ाना, या फिर यहाँ पे जनरेशन, अपनी खुद की जनरेशन भी आगे बढ़ाना या प्रजननी आगे बढ़ाना, उसको हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को मैं लिंक करूंगा आपकी क्लास 11th का जो चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है हमारा, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? फंडामेंटल फीचर। फंडामेंटल फीचर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को फंडामेंटल फीचर भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फीचर भी बोलते हैं। अब समझ लेते हैं फंडामेंटल फीचर का मतलब। फंडामेंटल फीचर का मतलब क्या होता है? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं
जैसे फॉर दिस एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ड्रोन। ड्रोन क्या होगा यहाँ पे, मेल हनी बी। जो मेल हनी बीज है जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वे लिविंग है। लेकिन वे क्या है, ये क्या है, लिविंग है, ये लिविंग है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये जिंदा नहीं है, इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन ये बोल सकते हैं कि ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग चीज़ें जैसे कि फैन, टेबल, बेड आपके घर के अंदर, ये सब क्या है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या नहीं करते, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन यंग वंस ऑफ देयर काइंड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आगे है यहाँ पे क्यों कराया हमने कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, यानी कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पेसीज कैसे काउंट होंगी। अगर अगली जनरेशन नहीं आएगी तो स्पेसिक्स कंटिन्यूटी जो है वो कैसे काउंट हो पाएगी, ये भी पॉइंट है एक। मेंटेन्स लाइफ ऑन दी अर्थ, यानी कि अगर अगला मर रहा है तो पिछला जो है वो उसको वो भी तो आना चाहिए, यानी कि अगला मर रहा है तो दूसरा उसका भी तो जन्म होना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक आ रहा है, तो वो क्या जाएगा, मेंटेन लाइफ ऑन दी अर्थ, तभी तो स्पेसीज जो हैं वो काउंटिंग हो पाएंगी। अगर अगला है मेंटेन लाइफ ऑन दी अर्थ, जनरेशन टू जनरेशन रिप्लेसमेंट, यानी कि पिछला मर रहा है तो अगला तो आना चाहिए, तभी तो स्पेसीज जो है वो काउंटिंग हो पाएंगी। तो एक पॉइंट ये हो गया। और फिर आएगी इसके अंदर वेरिएशन। वेरिएशन लाने का तरीका दो हैं, दो तरीके हैं वेरिएशन लाने के। तो देखिए वेरिएशन किस टाइप से लेके आई जाएगी। सबसे पहली जो वेरिएशन जो हमारी वेरिएशन सबसे पहली वेरिएशन आती है हमारी सेक्सुअल वेरिएशन। नंबर 2 पे आती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला तरीका तो ये है। सेकंड तरीका भी है एक, जिसे हम माउंटेनेशन के नाम से जानते हैं, माउंटेनेशन रिप्रोडक्शन। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोसेस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द डिफाइन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ही ईजी है, बिल्कुल ईजी है, जो कि फास्ट एंड ईजी, बिल्कुल ईजी है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है, यानी कि इसका जैसा जेनेटिक रिप्रोडक्शन करता है, बनाता है इसके जैसा ही। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये खुद बनाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, और ये टाइम ज़्यादा लेता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इसकी कॉपी करता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कम समय के अंदर रिप्रोडक्शन कर लेता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये खुद के अंदर नो जेनेटिक वेरिएशन जो है, ये यहाँ पे नो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो इसको लेके आनी ही नहीं है। यहाँ पे नो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो ये लेके आना ही नहीं चाहता। लेकिन ये जो है ये क्या करेगा कि यहाँ पे टाइम कंज्यूम यानी इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये खुद बनाएगा, इसीलिए। तो जेनेटिक वेरिएशन इसे लेके आनी होगी, जेनेटिक वेरिएशन इसको लेके आनी होगी। और ये क्या करेगा, यहाँ पे कंज्यूम करेगा, कंज्यूमिंग करेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, नो जेनेटिक, यहाँ पे नो जेनेटिक वेरिएशन, इसे जेनेटिक वेरिएशन लेके आनी नहीं होती, इसलिए ये जल्दी जल्दी से क्या करता है, पेस्ट करता है, इसकी कॉपी निकाल देता है। लेकिन ये खुद बनाता है। अब इसको हम किस टाइप से समझते हैं? अब ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये हो जाएगा कंप्लेक्स प्रोसेस। इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लेक्स प्रोसेस। ये कंप्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी। अब देखो इसको किस टाइप से समझते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज डैट कि अगर कोई स्टूडेंट है वो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है उसको वो क्वेश्चन आता ही नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है वो खुद का दिमाग लगा के और उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो उसको हम सपोज डैट मान लेते हैं कि वो सेक्सुअल है। अब एसेक्सुअल क्या करेगा, जो सेकंड जो स्टूडेंट है उसको तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो उसने तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, तो क्या करेगा, सीधा कॉपी पेस्ट करेगा, यानी कि उसकी जेनेटिक कॉपी कर लेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, आइडेंटिकली क्या करेगा, कॉपी पेस्ट कर लेगा, इसके जैसा क्या कर लेगा, पेरेंट्स बना देगा। बिल्कुल ईजी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये वाली, इसके अंदर वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इसे सेम नहीं बनानी है, थोड़ी अलग बनानी है, इसलिए क्या करेगा वो, जेनेटिक वेरिएशन थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स कहेंगे। जब ठीक ठाक कंडीशन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया, अगर कहीं रिसोर्सेज कम पड़े, तो जेनेटिकल ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो सरवाइव कर जाए, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन करता है ये, तो ये सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर जब ठीक ठाक कंडीशन है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे मेन पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बाई पेरेंटल या फिर यूनी पेरेंटल। ये जो है बाई पेरेंटल और ये यूनी पेरेंटल। यूनी पेरेंटल यानी कि एक पेरेंटल, तो यहाँ पे एक पेरेंटल आ जाएगा, एक पेरेंटल। यहाँ पे है बाई पेरेंटल यानी कि एक से ज़्यादा पेरेंटल। एक पेरेंटल तो है लेकिन इसके साथ एक से ज़्यादा पेरेंटल भी हैं, इस टाइप से। यहाँ पे बाई पेरेंटल तो समझ में आता है, लेकिन यूनी पेरेंटल को समझते हैं हम। तो देखिए प्लांट से समझते हैं। यहाँ से फूलन पहुंचा इसके अंदर, तो एक ही तो ऑर्गेनिज्म लगा यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म लगा, क्योंकि ये एक बाई पेरेंटल प्लांट है, इसीलिए इसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म लगा। तो इसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म काम आएगा, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन बाई पेरेंटल के अंदर दो ऑर्गेनिज्म काम में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाई पेरेंटल और यूनी पेरेंटल दोनों हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यूनी पेरेंटल के अंदर एक ही पेरेंट्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर स्पर्म और एग फर्टिलाइज होंगे। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्म और एग जो है वो ही फर्टिलाइज होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगी, कॉपी होगी। ठीक है ना, यहाँ पे कॉपी होगी, दिस विल बी एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी होगी। यहाँ पे स्पर्म और एग क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर आर 3 स्टेप्स, 3 स्टेप हैं इसके। तो चलिए 3 स्टेप को जान लेते हैं। स्टेप 1 के अंदर गैमेट formation first. There are second step, fusion gamete 3 step zygote formation। ये तीनों स्टेप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले गैमेट बनता है, फिर जो गैमेट है वो फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद जो
जायगोट है, फिर जायगोट बनता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये तीनों स्टेप एब्सेंट हैं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि बॉडी का साइज छोटा होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल समझ में आ गया। अब सेक्सुअल के बारे में समझते हैं। अगर हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी का साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर बॉडी का साइज़ बड़ा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अगर बॉडी का साइज छोटा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। दोनों के डिफरेंस हुए ये। अब हम ज़्यादातर फोकस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हो तो रिप्रोडक्शन उसकी लाइफ का हिस्सा है। इट्स द पार्ट ऑफ इट्स लाइफ स्पैन। जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और इसके बाद ये अपनी पूरी उम्र लेके मर जाता है, नेचुरल डेथ। जब इसकी नेचुरल डेथ हो जाती है तो ये तो हो जाएगा बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ। अब मैंने यहाँ पे नेचुरल डेथ ही क्यों बोला? क्योंकि ये कोई बीमारी से नहीं मरा है, ये एजिंग से मरा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको नेचुरल डेथ बोला। और इस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है परी रिप्रोडक्टिव। सेकंड नंबर पे रिप्रोडक्टिव। थर्ड नंबर पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ पे परी रिप्रोडक्टिव क्या है? रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन से पहले वाला टाइम प्री रिप्रोडक्ट कहलाएगा। फिर रिप्रोडक्ट, फिर आएगा पोस्ट रिप्रोडक्ट यानी बुढ़ापा, सेनेसेंस बुढ़ापा होता है। अब लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन बर्थ से नेचुरल डेथ तक का टाइम लाइफ स्पैन कहलाता है।
लाइफ स्पैन सो डैट इज डैट नोन एज पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। पीरियड बिटवीन बर्थ नेचुरल डेथ organism is called its लाइफ स्पैन। इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन के अंदर साइज का कोई रिलेशन नहीं है। लाइफ स्पैन, यहाँ पे देखिए लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन के अंदर लाइफ स्पैन इज नो रिलेशन with size or organism, no relation with size or complexity or organism। फिर भी हम देख लेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है बहुत छोटे होते हैं और कम ड्यूरेशन के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो साइज कम्प्लेक्सिटी जो है ऐसा नहीं है, जो ज़्यादा ज़िंदा रहता है वो साइज कम्प्लेक्सिटी है। ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कभी नहीं मरते, इनमॉर्टल, इनमॉर्टल ऑर्गेनिज्म, इमॉर्टल, they never die, जो कभी नहीं मरेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कभी नहीं मरेंगे वो नेवर डाई ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, जिसे हम इमॉर्टल भी कहते हैं। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है जो एक से दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जो क्या करती हैं, एक से दो भागों के अंदर बढ़ जाते हैं, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। जब इस ऑर्गेनिज्म का मरने का टाइम आता है तो ये अपने हिस्से को दो भागों में डिवाइड कर देता है। नेवर डाई, क्योंकि ये कहता है कि जब मैं मरूंगा तो डिवाइड कर जाऊंगा, तो इसकी नेचुरल डेथ तो आ ही नहीं रही है। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया कभी मरेगा ही नहीं। अगर आपने बाहर से एंटीबायोटिक दिया तो ही मरेगा ये, नहीं तो फिर कभी नहीं मरेगा, क्योंकि ये अपने हिस्से को डिवाइड कर देता है मरने से पहले, इसलिए वो मरेगा नहीं। अगर हम एंटीबायोटिक देते हैं इसको तो ये मर जाएगा, नहीं तो नेचुरली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब एक लाइफ स्पैन को कवर करते हैं, बॉटनी वाला पोर्शन शुरू करते हैं। किसका कितना लाइफ स्पैन है? सबसे पहले आता है एलिफेंट। एलिफेंट का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स टू 70 ईयर्स है, कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट है रोज़, 5 से 7 ईयर्स। फिर आता है डॉग, डॉग का 25 से 30 ईयर्स, क्योंकि
उगते भी हैं ना इतने तो जिंदा रह जाते हैं। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो है वो 1 to 2 वीक्स तक जिंदा रहती है। नेक्स्ट है क्रो, ये 15 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट है बनाना ट्रीज़। बनाना ट्रीज़ जो है वो 7 to 8 ईयर्स तक जो है लाइफ स्पैन होता है इसका। नेक्स्ट है काऊ, 25 ईयर्स तक जिंदा रहती है। पैरट, भाई पैरट ने तो हद ही पार कर दी यहाँ पे, 140 ईयर्स तक लाइफ स्पैन है पैरट का। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ 60 ईयर्स तक जिंदा रहता है। नेक्स्ट है हॉर्स, 60 ईयर्स तक जिंदा रहता है। क्रोकोडाइल और हॉर्स दोनों 60 ईयर्स तक लाइफ स्पैन होता है इसका। नेक्स्ट है, ये सबसे अमेजिंग है, ये है ड्रोसोफिला मेलेंगोगैस्टर। ये जो है 1 to 2 वीक तक इसका लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट है राइस, 3 into 4 मंथ, साल में 2 बार तो उग ही जाता है। नेक्स्ट है कछुआ यहाँ पे, तो ये 100 से 150 ईयर्स तक जिंदा रहता है। ये आपको याद रखने होंगे इसका लाइफ स्पैन, तो याद कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट है ये यहाँ पे, ये है हमारा बनैनियन ट्रीज़। जो बनैनियन ट्रीज़ है, बनैनियन ट्रीज़ 200 ईयर्स यानी कि 200 साल तक ये इसका लाइफ स्पैन है। अब एक और लिख लो इसके बाद, पीपल का पेड़, पीपल ट्रीज़ 2000 साल तक लाइफ स्पैन होता है उसका। ये लाइफ स्पैन आपको याद रखने होंगे। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।